नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की सारी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे असम के चुनाव 4 महीने के बाद होने वाले हैं, और उससे पहले असम के सेमीफाइनल में बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों क्या कुछ है, पूरी खबर एक एक करके सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों की एक एक मांगों को जायज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसानों के आंदोलन का समर्थन जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान आंदोलन को अन्ना आंदोलन की तुलना में आप किस तरह से देखते हैं। दोनों आंदोलन में से कौन सा आंदोलन सबसे बड़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताते चले कि असम के अंदर सेमीफाइनल के मुकाबले की तरह बन गया चुनाव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। आपको बता दें कि बीटीसी के चुनाव वर्तमान में संपन्न हुए थे, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया था और 70% से ज्यादा की वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब सामने आ गए हैं। जहां पर असम के अंदर 4 महीने के अंदर सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों बीटीसी के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जहां पर बीटीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, यानी पहले स्थान पर बीपीएफ पार्टी है, जिसको 16 सीटें मिली है, यानी 40 में से 16 सीटें जीतकर बीपीएफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पर दूसरे पर यूपीपीएल है, जो एक स्थानीय पार्टी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 10 सीटें हाथ लगी है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर इस चुनाव के अंदर लगातार बीजेपी और स्थानीय दलों का मुकाबला था। सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में अभी के आ रहे आंकड़े स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में शासन कर रही है पिछले 6 सालों से, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त कुछ बड़े संकेत देती है। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ऐसे में असम के इस सेमीफाइनल में बीजेपी की हार स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी अब असम के अंदर लगातार गिरती जा रही है, और इसे आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जोड़कर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसानों का लगातार हल्ला बोल का कार्यक्रम जारी है। और ऐसे में किसान आंदोलन ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। और इसी के साथ में बीते दिन जिस तरह से राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर राजस्थान के किसानों ने डेरा डाला, जिसके बाद हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों की चौकसी की वजह से राजस्थान के किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज यानी 13 तारीख को राजस्थान के किसान ट्रैक्टर रैली के साथ दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। और दिल्ली चलो का कार्यक्रम आज राजस्थान से आरंभ होने जा रहा है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि बीते दिन किसानों ने टोल प्लाजा को भी पूरी तरह से फ्री कर दिया था और तकरीबन ज्यादातर हाईवे पर किसानों की ओर से आंदोलन किया गया था। और आज 13 तारीख को राजस्थान के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी बड़ा हुजूम अब किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों 14 तारीख यानी कल किसानों की ओर से भूख हड़ताल बुलाई गई है, यानी अब गांधीवादी तरीके से भी मोदी सरकार को मनाने के लिए किसान अपने अनशन की शुरुआत करने वाले हैं। देखना होगा मोदी सरकार क्या किसानों की बातें मानती है या नहीं मानती है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान के सांसद बेनीवाल का बयान, कहा लोकसभा में किसान बिल पास होने के समय अगर मैं मौजूद होता तो उस बिल को वहीं पर फाड़ सकता था। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया है, उसी तरह से मैं इसका विरोध एनडीए में रहकर करता। और अब एनडीए में रहने को लेकर भी वो लगातार विचार कर रहे हैं और मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि किसानों को लेकर अगर सारी मांगे नहीं मानी गई तो वो जल्द ही एनडीए से अलविदा कह देंगे। और ऐसे में दोस्तों बेनीवाल की ओर से ऐलान किया गया है कि किसान अब दिल्ली राजस्थान के हाईवे के थ्रू दिल्ली कूच करने वाले हैं। और इसी के साथ में आ रही एक और जानकारी की माने तो आंदोलन में शामिल होने के लिए आज राजस्थान के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे को भी जाम करने को लेकर पूरा कार्यक्रम किसानों की ओर से बनाया जा रहा है। और इसी के साथ में दिल्ली में किसानों की बढ़ती संख्या भारतीय जनता पार्टी के लगातार सिरदर्द बनती जा रही है। इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर किसानों के राजस्थान से दिल्ली आने की तस्वीर भी बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें किसान बड़ी संख्या में अपने पशुओं को लेकर दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन के बीच में दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। आपको बता दें कि बीजेपी पर लगातार दबाव बनाने का दौर जारी है, जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में आकर उन्होंने राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल जैसे नेताओं से मुलाकात की है, उनसे बात की है। और इसी के साथ में उनकी ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 28 से लेकर 40 घंटे के अंदर निर्णायक फैसला आने वाला है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को शाम को अपनी बयान से सबको चौंकाते हुए कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और निर्णायक फैसला होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी है।
देखते हैं क्या होता है 48 घंटे के अंदर। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो प्रदर्शनकारी किसानों ने ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे NH91 को टोल मुक्त कराकर विरोध जताया है। और इसी के साथ में राजस्थान में किसान आंदोलन के ऐलान के बाद शनिवार को यानी बीते दिन सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान हरियाणा बॉर्डर पहुंचे थे राजस्थान से होते हुए, लेकिन हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग होने की वजह से और जबरदस्त सुरक्षा होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा है। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों नोएडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा के कैलाश हॉस्पिटल का किसानों ने घेराव करते हुए सर मुंडवाकर प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के कैलाश अस्पताल के बाहर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे, जिन्होंने एक साथ मिलकर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और बीजेपी के नेता का विरोध किया है। और एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन से हरियाणा की सियासत में भी हलचलें तेज हो गई है और जिस तरह से हरियाणा के किसान भी पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। एक और जानकारी की माने तो सुरजेवाला बोले, कहा सरकार 14 संशोधन को मानने को तैयार है तो कानून को खत्म करने में क्या दिक्कत है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए किसान पंचायत में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसानों को टकराना और टरकाना बंद करना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि कोविड काल में सरकार रात में अंधेरे में काले कानून को लेकर आई है। क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की थी? क्या किसी राजनीतिक दल ने इसकी मांग की थी? बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। इसी के साथ में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और उत्साह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार की भूमिका की सराहना करते हुए शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की जमकर तारीफ की है। एक और अपडेट की माने तो राजस्थान के पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अशोक गहलोत सरकार के 5 साल चलने को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सचिन पायलट ने बड़ा खुलासा किया है। पायलट ने कहा कि बीजेपी इस हार को अलग एंगल से लोगों को बता रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हार पार्टी की समीक्षा करने के लिए है और उन्होंने इस तरह से एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार गिराने की साजिश सफल नहीं होगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा करेगी। हम जनता की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। जो भी कांग्रेस पार्टी का वादा है उसे पूरा किया जाएगा। सचिन पायलट ने कैबिनेट विस्तार पर बोलते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार की बातें पार्टी की अंदरूनी फोरम पर रखा जाएगा, पार्टी उस पर उचित फैसला लेगी। बता दें कि राजस्थान में कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है, जिस पर सचिन पायलट ने बयान दिया है। एक और अपडेट की माने तो हार के बाद बिहार कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। आपको बता दें हार के बाद फेरबदल के साथ कांग्रेस पार्टी सुरजेवाला को बना सकती है बिहार का प्रभारी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट वितरण के दौरान शक्ति सिंह गोयल पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो देश में फिर गर्मा सकता है CAA NRC का मुद्दा। नागरिकता कानून के नियम बना रही है सरकार, जनवरी तक लागू करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अब आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो कुछ भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और जानकारी की माने तो भाजपा के मुख्यमंत्री को हटाने का नारा लगाने वाले 6 लोगों को पार्टी के ही नेताओं ने बुरी तरह से पीटा है। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद कुमार सोनकर की यात्रा के दौरान विप्लव हटाओ त्रिपुरा बचाओ का नारा लगाने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री विप्लव देव ने भाजपा नेता से सोनकर की यात्रा के दौरान विप्लव हटाओ त्रिपुरा बचाओ का नारा लगाने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए थे और इसके बाद कथित रूप से उनके साथ मारपीट की खबरें सामने आई है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर असम में CAA के विरोध में कई संगठनों ने फिर से प्रदर्शन किया है। कानून को वापस लेने की मांग की गई है। असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पिछले साल 12 दिसंबर को 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसे काला दिवस के तौर पर 18 संगठनों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि CAA राज्य के मूल निवासी की पहचान, भाषा और सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ है और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का बयान, कहा 17 दिनों में 11 किसानों की मृत्यु हो गई है। इस गंभीरता को समझते हुए सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो गोवा के अंदर जिला परिषद की 48 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। 200 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके नतीजे बताएंगे कि गोवा के अंदर किसकी सरकार, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपना विस्तार चाह रही है और वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जहां पर बीजेपी के कई सारे दांव पेच के कारण कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और एक और जानकारी की माने तो नवाब मलिक ने दी नसीहत, शरद पवार ने बताया था क्यों कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते लोग। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि 2014 में पवार जी ने कहा था
कि यूपीए के असफल होने का कारण उसके नेता है जो अपने मत अंग्रेजी में रखते हैं। अंग्रेजी में मत रखने के कारण जनता को समझ में नहीं आता। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के गुट लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा गुट है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे का विरोध करते हैं। और ऐसे में बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे के विरोध करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में वसुंधरा के धुर विरोधी कहे जाने वाले घनश्याम तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में थे। एक बार फिर से 2.5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे के खिलाफ जो बीजेपी में गुट है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और ऐसे में देखना होगा कि कैसा माहौल राजस्थान के अंदर बीजेपी में रहता है। एक और जानकारी की माने तो वसुंधरा राजे फिर राजस्थान के अंदर कमजोर होने लगी है। और ऐसे में देखना होगा बीजेपी के अंदर ही क्या दो अलग अलग खेमेबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे का खेमा भी अपने आप को मजबूत करेगा और दूसरी तरफ उनके खिलाफ बीजेपी का खेमा भी अपने आप को मजबूत करेगा। और ऐसे में बीजेपी में दो अलग अलग खेमे देखने को मिलेंगे। एक और अपडेट की माने तो ममता और केंद्र के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सौगत राय बोले, कहा आईपीएस अफसर को भेजना है कि नहीं भेजना है ये राज्य पर निर्भर है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा जिन 3 आईपीएसओ को बुलाया गया है वह शक्ति राज्य के अधीन में है। राज्य को तय करना है कि उनको वापस भेजना है या नहीं भेजना है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो इस तरह की खबरें चलने लगी है कि AIMIM और बीएसपी शिवपाल यादव के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन की तैयारी कर रही है। हालांकि इसमें केवल स्पेकुलेशन ही दिखाई देता है, अभी पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से बिहार के अंदर एक गठबंधन बनाया गया था जिसमें कुशवाहा, ओवैसी और मायावती की पार्टी बीएसपी ने अलायंस किया था और बड़े स्तर पर वोटों में सेंधमारी की थी, उसके बाद अगर ये मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा तो समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बीजेपी चीफ के काफिले पर अटैक, गृह मंत्रालय का एक्शन, 3 आईपीएस अफसर को होम मिनिस्टर ने वापस केंद्र में बुलाया है, जिसको लेकर टीएमसी ने भी अपनी टिप्पणी दी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि संविधान के तहत कानून व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है। ऐसे में केंद्र सरकार, केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा बंगाल के अफसरों को तलब करना पूरी तरह से गलत है। एक और जानकारी की माने तो शरद पवार को यूपीए के अध्यक्ष बनाए जाने के चर्चा के बीच बीजेपी के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्लान है। एक और जानकारी की माने तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की किडनी 25% ही काम कर रही है। ये बड़ा खुलासा किया है डॉक्टर उमेश प्रसाद ने, जो लालू प्रसाद यादव की किडनी को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 25% ही काम कर रहा है, यानी उनकी स्थिति काफी खराब है। और ऐसे में लालू यादव को फिलहाल रिम्स के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके जमानत को लेकर लगातार आरजेडी और उनकी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन बार बार याचिका को टाल दिया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो केरल के अंदर मुफ्त में दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन, सीएम पिनराई विजयन की ओर से बयान सामने आया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि आंदोलन के समर्थन में राजस्थान से आने वाले किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए किसान आंदोलन से जुड़े हुए सभी संगठनों ने कहा कि यह एक बड़ा आंदोलन है और लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आगरा के जिस संग्रहालय का नाम योगी सरकार ने बदला, वहां पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए माहौल बनने लगा है। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले सितंबर को योगी सरकार ने आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी के समय में शुरू किए गए मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज कर दिया था। अखिलेश यादव ने वहां का दौरा किया और सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सपा आगरा के अंदर मुगल म्यूजियम को आने वाले समय में राष्ट्रीय एकता एवं बहुधर्मी साझी विरासत के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में सपा इसे महाराज अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा ससम्मान लगवाएंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान है कि आंदोलन किसानों के हाथ से निकलकर माओवादी नक्सलियों के हाथ में पहुंच गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे पहले आतंकवादी कैसे कैसे टैग लगाए जा रहे हैं और अब मंत्री जी की ओर से यह बयान सामने आया है। यानी किसी भी तरह से आंदोलन को खत्म करने और आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा के बिगड़े बोल, कहा ममता बनर्जी पागल हो गई हैं। यानी आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से है, जहां पर साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर कई सारे विवाद हुए हैं और इस बीच भी उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो सीधे तौर पर विवादित बयान दिखाई देते हैं। उनमें से एक बयान ये है कि ममता बनर्जी पागल हो गई है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो ये फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसान आंदोलन कैसे बड़ा होता जा रहा है और अन्ना आंदोलन के तो तकरीबन हजारों गुना बड़ा ये आंदोलन हो गया है। और बावजूद इसके सरकार की ओर से ना तो इस पर कोई रिस्पांस दिया जा रहा है और ना ही रिस्पांस पॉजिटिव दिया जा रहा है। यानी सरकार अपनी मांगों पर, अपने बयान पर अड़ी हुई है और कह रही है कानून वापस नहीं होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कानून
को वापस करना होगा। ऐसे में ये डेडलॉक की स्थिति दिखाई दे रही है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो लगातार बढ़ रहे आंदोलन में अब सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में बैरिकेडिंग के साथ साथ अब जंजीरें भी लगाई गई हैं, जो कि आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें, जिम के साथ साथ कई और अद्भुत चीजें इस आंदोलन में देखने को मिली हैं। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।